तलबा अजीज़ आदाब, मैं आज आपके लिए पीतल का घंटा अफसाना लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिनको लिखा है काजी अब्दुल सत्तार ने। काजी अब्दुल सत्तार उर्दू अदब के बड़े मायनाज अदीब थे, बड़े फ़नकार थे, और उनका जो अफसाना है वो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। और देखिए कि बहुत अफसाना बहुत दिलचस्प है, बहुत उम्दा है। 8वीं मरतबा हम सब मुसाफिरों ने लारी को धक्का दिया और ढकेलते हुए काजी और खासी दूर तक चले गए, लेकिन इंजन गुनगुनाया तक नहीं। ड्राइवर गर्दन हिलाता हुआ उतर पड़ा। कंडक्टर सड़क के किनारे एक दरख्त की जड़ पर बैठकर बीड़ी सुलगाने लगा। मुसाफिरों की नजरें गालियां देने लगीं और होंठ बड़बड़ाने लगे। मैं भी सड़क के किनारे सोचते हुए दूसरे पेड़ की जड़ पर बैठकर सिगरेट बनाने लगा। एक बार निगाह उठी तो सामने 2 दरख्तों की चोटियों पर मस्जिद के मीनार खड़े थे। मैं अभी सिगरेट सुलगा ही रहा था कि एक मजबूत खुरदरे देहाती हाथ ने मेरी चुटकियों से आधी जली हुई तीली निकाल ली। मैं उसकी बेतकल्लुफी पर नागवारी के साथ चौंक पड़ा, ये मुझे नागवार हुआ, मगर वो इत्मीनान से अपनी बीड़ी जला रहा था और मेरे पास ही बैठकर बीड़ी पीने लगा या बीड़ी खाने लगा। ये कौन गांव है? मैंने मीनारों की तरफ इशारा करके पूछा। यू भसोल है। भसोल का नाम सुनते ही मुझे अपनी शादी याद आ गई। मैं अंदर सलाम करने जा रहा था कि एक बुजुर्ग ने टोक कर रोक दिया। वो क्लासिकी काट की बानात की अचकन और पूरे पांचे का पायजामा और फर की टोपी पहने मेरे सामने खड़े थे। ये उनकी मुज़ाकता बताई जा रही। मैंने सर उठाकर उनकी सफ़ेद पूरी मूछें और हुकूमत से सींची हुई आंखें देखी। उन्होंने सामने खड़े हुए खिदमतगार के हाथ से फूलों की बद्धियां ले ली और मुझे पहनाने लगे। मैंने बल खाकर अपनी बनारसी जरी पोत की झिलमिलाती हुई शेरवानी की तरफ इशारा करके तलखी से कहा, क्या ये काफ़ी नहीं थी? वो मेरी बात पी गए, बद्धियां बराबर की, फिर मेरे नंगे सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, अब तशरीफ ले जाइए। मैंने डेवढ़ी पर किसी से पूछा कि ये कौन बुजुर्ग थे। बताया गया कि ये भसोल के काजी इनाम हुसैन हैं। भसोल के काजी इनाम हुसैन, जिनकी हुकूमत और दौलत के अफसाने में मैं अपने घर में सुन चुका था। मेरे बुजुर्गों से उनके जो मरासिम थे मुझे मालूम थे, मरासिम के मतलब ताल्लुकात। मैं अपनी गुस्ताख निगाहों पर शर्मिंदा था, है ना। मैंने अंदर से आकर कई बार मौका ढूंढकर उनकी छोटी मोटी खिदमतें अंजाम दी। जब मैं चलने लगा तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, मुझे भसोल आने की दावत दी और कहा कि इस रिश्ते से पहले भी तुम मेरे बहुत कुछ थे, लेकिन अब तो दामाद हो गए हो। इस किस्म के रस्मी जुमले सभी कहते हैं, लेकिन उस वक्त उनके लहजे में खुरूस की ऐसी गर्मी थी कि किसी ने ये जुमले मेरे दिल पर लिख दिए हों। मैं थोड़ी देर खड़ा बिगड़ी बस को देखता रहा, फिर अपना बैग झुलाता हुआ जूते हुए खेतों में इठलाती हुई पगडंडी पर चलने लगा। सामने वो शानदार मस्जिद खड़ी थी जिसे इनाम हुसैन ने अपनी जवानी में बनवाया था। मस्जिद के सामने मैदान के दोनों तरफ टूटे फूटे मकान का सिलसिला था, जिनमें शायद कभी भसोल के जानवर रहते होंगे। डेवढ़ी के बिल्कुल सामने 2 ऊंचे आम के दरख्त ट्रैफिक के सिपाही की तरह छतरी लगाए खड़े थे। उनके तने जल गए थे, जगह जगह मिट्टी भरी थी। डेवढ़ी के दोनों तरफ इमारतों के बजाय इमारतों का मलबा पड़ा था। दिन के 3 बजे थे। वहां उस वक्त न कोई आदमी था न कोई आदमजाद कि डेवढ़ी से काजी साहब निकले, लंबे कद के झुके हुए, डोरिये की कमीज, मैला पायजामा और मोटा टायर के तलवों का पुराना पंप पहने हुए, माथे पर हथेली का छज्जा बनाए मुझे घूर रहे थे। मैंने सलाम किया। जवाब देने के बजाय वो मेरे करीब आए और जैसे यकदम खिल गए। मेरे हाथ से मेरा बैग छीन लिया और मेरा हाथ पकड़े हुए डेवढ़ी में घुस गए। हम इस चक्करदार डेवढ़ी से गुजर रहे थे कि जिसकी अंधेरी छत कमान की तरह झुकी हुई थी। धनियों को गुने हुए बदसूरत शहतीर रोके हुए थे। वो डेवढ़ी से चिल्लाए, अरे सुनती हो, देखो तो कौन आया है। मैंने कहा, अगर संदूक बंदूक खोले बैठी हो तो बंद कर लो जल्दी से कि। लेकिन दादी तो सामने ही खड़ी थी, धुले हुए घड़ोशी के पास। दादा उनको देखकर सटपटा गए। वो भी शर्मिंदा सी खड़ी थी।
फिर उन्होंने लपक कर घर की अलगनी पर पड़ी मार्किन की धुली चादर घसीट ली और दुपट्टे की तरह ओढ़ ली। चादर के एक सिरे को इतना लंबा कर दिया कि कुर्ते के दामन में लगा दूसरे कपड़े का चमकता पेवंद छुप जाए। इस एहतमाम के बाद वो मेरे पास आई, कांपते हाथों से बलाएं ली, सुख और दुख की गंगा जमनी आवाज में दुआएं दी। दादी कानों से मेरी बात सुन रही थी, लेकिन हाथों से जिनकी झुर्रियां भरी खाल झूल रही थी, दालान के इकलौते साबित पलंग को साफ कर रही थी, जिस पर मैले कपड़े, कत्थे चूने की कलियां और पान की डलियां ढेर थीं, और आंखों से कुछ और सोच रही थी। मुझे पलंग पर बैठाकर दूसरे झूला जैसे पलंग के नीचे से वो पंखा उठा लाएं, जिसके चारों तरफ काले कपड़ों की गोट लगी थी, और खड़ी हुई मेरे उस वक्त तक झलती रही जब तक मैंने छीन न लिया। फिर वो बावर्ची खाने में चली गई। वो एक 3 दरों का दालान था। बीच में मिट्टी का चूल्हा बना था। अल्मुनियम की चंद मैली पतीलियां, कुछ पीपे, कुछ डिब्बे, कुछ शीशे की बोतल और 2-4 इसी किस्म की छोटी मोटी चीज़ों के अलावा वहाँ कुछ भी न था। वो मेरी तरफ पीठ किए चूल्हे के सामने बैठी थी। दादा ने कोने में खड़े हुए पुराने हुक्के से बेरंग चिलम उतारी और बावर्ची खाने में घुस गए। मैं उन दोनों की घन घन करती सरगोशियां सुन रहा था। दादा कई बार जल्दी जल्दी बाहर गए और आए। मैंने अपनी शेरवानी उतार दी। इधर उधर देखकर 6 दरवाजों वाले कमरे के किवाड़ पर टांग दी। किवाड़ माने दरवाजा। नक्शीन किवाड़ को दीमक चाट गई थी। नक्शो निगार जिसमें बने थे उसमें दीमक लग चुकी थी। एक जगह लोहे की पत्ती लगी थी, लेकिन बीचों बीच गोल दायरे में हाथी दांत का काम कत्थे और तेल के धब्बों में जगमगा रहा था। बैग खोलकर मैंने चप्पल निकाले, और जब तक मैं दौड़ूं दादा घड़ोची पर से घड़ा उठाकर उस लंबे चौड़े कमरे में रख आए, जिसमें एक भी किवाड़ न था। सिर्फ घेरे लगे खड़े थे। जब मैं नहाने गया तो दादा एल्युमिनियम का लोटा मेरे हाथों में पकड़ाकर मुजरिम की तरह बोले, तुम बेटे इत्मीनान से नहाओ, इधर कोई नहीं आएगा। पर्दे तो मैं डाल दूं, लेकिन अंधेरा होते ही चमगादड़ घुस आएगी और तुमको दिक करेगी। दिक माने परेशान करना। मैं घड़े को एक कोने में उठा लिया, और वहाँ दीवार से लगा अच्छी खासी चीनी के बराबर पीतल का घंटा खड़ा था। मैंने झुककर देखा। घंटे में मुंगेरियों की मार से दाग पड़ गई थी। मुंगेरी हथौड़ी की मार से। 2 उंगल का हाशिया छोड़कर जो सुराख था उसमें सूत की काली रस्सी बंधी थी। इस सुराख के बराबर एक बड़ा सा चांद था। उसके ऊपर 7 पहल का सितारा था। मैंने तौलिए के कोने से झाड़ कर देखा तो वो चांद तारा भसोल स्टेट का मोनोग्राम था, यानी लोगो था। अरबी रस्मुल खत में काजी इनाम हुसैन ऑफ भसोल स्टेट अवध खुदा हुआ था। यही वो घंटा था जो भसोल की देवड़ी पर एलानी रियासत के तौर पर तकरीबन 1 सदी से बजता चला आ रहा था। मैंने उसे रोशनी में देखने के लिए उठाना चाहा, लेकिन एक हाथ से ना उठा सका। दोनों हाथों से उठाकर देखता रहा। मैं देर तक नहाता रहा। जब बाहर निकला तो आंगन में काजी इनाम हुसैन पलंग बिछा रहे थे। काजी इनाम हुसैन जिनकी गद्दी नशीनी हुई थी, जिनके लिए बंदूकों का लाइसेंस लेना जरूरी नहीं था, जिन्हें हर अदालत तलब नहीं कर सकती थी, दोनों हाथों पर खिदमतगारों की तरह तबाक उठाए आए, जिसमें अलग अलग रंगों की 2 प्यालियां लबसोज लबबंद चाय से लबरेज रखी थी। लबसोज के माने लब जिससे जल जाते हो, लबबंद जिससे लब बंद हो जाते हो। चाय से लबरेज रखी थी, चाय की भरी हुई प्याली रखी थी। एक बड़ी सी प्लेट में 2 उबले हुए अंडे काटकर फैला दिए गए थे। शुरू अक्टूबर की खुशगवार हवा के रेशमी झोंकों में हम लोग बैठे नमक पड़ी हुई चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि दरवाजे पर किसी बूढ़ी ने हाँक लगाई। मालिक कौन? मेहतर है आपका, साहिब जी का बुलावे आए हैं। दादा ने घबराकर एहतियात से अपनी प्याली तबाक में रखी और जूते पहनते हुए बाहर चले गए। अपने भले दोनों में तो इस तरह शायद वो कमिश्नर के आने की खबर सुनकर भी न निकले होंगे। मैं एक लंबी टहल लगाकर जब वापस आया तो डेवड़ी में मिट्टी के तेल की डिबिया जल रही थी। दादा बावर्ची खाने में बैठे चूल्हे की रोशनी में लालटेन की चिमनी जोड़ रहे थे। मैं डेवड़ी से डिबिया उठा लाया और इसरार करके उनसे चिमनी लेकर जोड़ने लगा। हाथ भर लंबी लालटेन की तेज गुलाबी रोशनी में हम लोग देर तक बैठे बातें करते रहे। दादा मेरे बुजुर्गों से अपने ताल्लुकात बता रहे थे, अपनी जवानी के किस्से सुनाते रहे। कोई आधी रात के करीब दादी ने जमीन पर चटाई बिछाई और दस्तरख्वान लगा दिया। बहुत सी अनमेल बेजोड़ असली
चीनी की प्लेटों में बहुत सी किस्मों का खाना चुना। शायद मैंने आज तक इतना नफीस खाना नहीं खाया। सुबह मैं देर से उठा, यहाँ से वहाँ तक पलंग पर नाश्ता चुना हुआ था। देखते ही मैं समझ गया कि दादी ने रात भर नाश्ता पकाया है। जब मैं अपना जूता पहनने लगा तो रात की तरह उस वक्त भी दादी ने मुझे आंसू भरी आवाज़ से रोका। मैं माफ़ी मांगता रहा। दादी खामोश खड़ी रहीं। जब मैं शेरवानी पहन चुका, दरवाजे पर यक्का आ गया, तब दादी ने कांपते हाथों से मेरे बाजू पर इमाम जामिन बांधा। इमाम जामिन बांधा जाता है यहाँ पर, है ना, हिफाजत के लिए बांधा जाता है यहाँ पे। उनके चेहरे पर चूना पुता हुआ था, आंखें आंसुओं से छलक रही थीं। उन्होंने रूंधी हुई आवाज़ में कहा, ये 51 रुपए तुम्हारी मिठाई के हैं और 10 किराए के। अरे अरे दादी, आप क्या कर रही हैं? अपनी जेब में जाते हुए रुपयों को मैंने पकड़ लिया। चुप रहो तुम्हारी दादी से अच्छे तो ऐसे वैसे लोग हैं जो जिसका हक होता है वो देते हैं। गज़ब खुदा का, तुम जिंदगी में पहली बार मेरे घर आओ और मैं तुमको जोड़े के नाम पर एक चिट भी ना दे सकूं। मैं भैया, तेरी दादी तो फकीरन हो गई, भिकारन हो गई। मालूम नहीं कहां कहां का जख्म खुल गया। वो धारो धार रो रही थीं। दादा मेरी तरफ पीठ किए हुए खड़े थे और जल्दी जल्दी हुक्का पी रहे थे। मुझे रुखसत करने दादी ड्योढ़ी तक आई, लेकिन मुंह से कुछ न बोली। मेरी पीठ पर हाथ रखकर और गर्दन हिलाकर रुखसत कर दिया। दादा काजी इनाम हुसैन ताल्लुकेदार भसोल थोड़ी देर तक यक्के के साथ चलते रहे, लेकिन न मुझसे निगाह मिलाई, न मुझसे खुदाफिज कहा। एक बार निगाह उठाकर देखा और मेरे सलाम के जवाब में गर्दन हिला दी। सिरहौली जहाँ से सीतापुर के लिए मुझे बस मिलती अभी दूर था। मैं अपने ख्यालों में डूबा हुआ था कि मेरे यक्के को सड़क पर खड़ी हुई सवारी ने रोक लिया। जब मैं होश में आया तो मेरा यक्के वाला हाथ जोड़े मुझसे कह रहा था, मियाँ अली शाह जी भसोल के साहूकार हैं, उनके यक्के का बम टूट गवा है, आप पर बुरा ना मानो तो अली बैठ जाएं। मेरी इजाज़त पाकर उसने शाहजी को आवाज़ दी। शाहजी रेशमी कुर्ता और महीन धोती पहने आए और मेरे बराबर बैठ गए और यक्के वाले ने मेरे और उनके सामने पीतल का घंटा दोनों हाथों से उठाकर रख दिया। घंटे के पीठ में मुंगेरी की चोट का दाग बना हुआ था। 2 उंगल के हाशिए के सुराख में सूत की रस्सी पड़ी थी। उसके सामने काजी इनाम हुसैन ऑफ भसोल स्टेट अवध का चांद और सितारे का मोनोग्राम बना था। मैं उसे देख रहा था और शाहजी मुझे ये देख रहे थे और यक्के वाला हम दोनों को देख रहा था। यक्के वाले से रहा ना गया, उसने पूछ ही लिया, का शाहजी घंटा भी खरीद लायो हो? हाँ, कल शाम मालूम नाई का वक्त पड़ा है मियाँ पर कि घंटा दे दिहन बुलाए के आई। हाँ, वक्त की बात है, शाहजी नहीं तो ई घंटा। आए घोड़े की दुम, रास्ता देकर चल, ये कहकर उसने चाबुक झाड़ा। मैं निमिया का बुरा वक्त चोरों की तरह बैठा हुआ था। मुझे मालूम हुआ कि ये चाबुक घोड़े के नहीं मेरी पीठ पर पड़ा है। आप देखते हैं कि इस अफसाने का जो इख्तिताम है वो किस तरह से किया गया है। तो ये मैंने पूरा अफसाना आपके सामने पढ़ दिया है और इस पर जो है वो इसको जो है मैं हर एतबार से गुफ्तगू करूँगा, चारों तरफ से इस पर रोशनी डालूंगा कि क्या क्या इसके जो है वो मायब हैं, क्या महासिन हैं, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। और अगली नशिस्त के लिए मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।